नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। और पॉलिटी का ये हमारा 16वां लेक्चर है, जिसमें हम संविधान के संशोधन के बारे में डिस्कस करेंगे कि संविधान का संशोधन कैसे किया जा सकता है और इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संविधान के संशोधन को संविधान के किस भाग में रखा गया ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला तो फैक्ट यही बन जाता है, संविधान संशोधन जो है संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है और इसकी शक्ति जो है केवल संसद को दी गई है। ठीक है, राज्य विधानमंडल में क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं किया जा सकता। उसके बाद हालांकि संसद संविधान के ऐसे प्रावधानों को संशोधित नहीं कर सकती है जो मूल ढांचे से संबंधित हो। मूल ढांचे के कॉन्सेप्ट को क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 1973 में केशवानंद भारती केस में। तो केशवानंद भारती केस में संसद ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि संसद मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट था। उसके बाद संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के जो फैक्ट हैं उनमें सबसे पहले तो ये है कि ये किसी भी सदन में इसको लागू किया जा सकता है या इसको स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद संविधान संशोधन विधेयक को मंत्री या किसी सदस्य के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। देखो, अगर मंत्री कोई विधेयक पेश करता है तो वह सरकारी विधेयक कहलाता है, अगर कोई सदस्य उसको पेश करता है तो वह गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है, विशेष बहुमत से। ठीक, उसके बाद जो विशेष बहुमत का जो तात्पर्य है वो ये है, यहाँ पर सॉरी विदेश की जगह विशेष होना चाहिए था। विशेष बहुमत का तात्पर्य है कि 50% से अधिक या सदन में उपस्थित कुल सदस्य संख्या के 2/3 उनमें से जो भी अधिक हो के आधार पर बहुमत का निर्णय होता है। उसके बाद पांचवा जो फैक्ट है वो ये, विधेयक को प्रत्येक सदन में अलग अलग पारित कराना होता है, यानी संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा वो ये है कि संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के लिए आधे से अधिक राज्यों की भी अनुमति की आवश्यकता होती है। अगर किसी भी फेडरल सिस्टम में कोई परिवर्तन लाया जाता है तो उसमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति होना अनिवार्य है। उसके बाद संसद के जब दोनों सदनों से विधेयक पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है, यानी लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा से पास हो गया। उसके बाद कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट जब इसको मंजूरी दे देते हैं तो क्या होता है, ये अधिनियम बन जाता है। अगर कोई विधेयक जो है राज्य विधानमंडल से संबंधित है, मतलब जिसमें राज्य का हित जुड़ा हुआ है, तो राज्य विधानमंडल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचते हैं वो। ठीक, उसके बाद राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अपने पास नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से विधेयक को लाया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक जो भी हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद आते हैं। उसके बाद संविधान संशोधन के प्रकार की बात की जाए तो संविधान संशोधन 3 प्रकार का होता है, लेकिन आर्टिकल 368 के तहत 2 प्रकार का होता है। देखो, 3 प्रकार का होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम आर्टिकल 368 के जो 2 प्रकार हैं उनको जान लेते हैं। देखो, आर्टिकल 368 के तहत 2 प्रकार से संशोधन किया जाता है, एक तो विशेष बहुमत से और दूसरा राज्यों के साधारण बहुमत के माध्यम से। इसमें होता क्या है, विशेष बहुमत से संसद कोई कानून बना सकती है, संशोधन कर सकती है संविधान में। दूसरा, अगर फेडरल सिस्टम से संबंधित बात है तो उसमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, उसके बाद जो साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन किया जाता है वह आर्टिकल 368 के तहत नहीं आता है। क्यों नहीं आता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस प्रकार हमने जाना कि कुल 3 प्रकार के संशोधन होते हैं, संसद के साधारण बहुमत से जो कि आर्टिकल 368 के तहत नहीं आते हैं, संसद के विशेष बहुमत से ये आर्टिकल 368 के तहत आते हैं, संसद के विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की सहमति से यह भी आर्टिकल 368 के तहत आते हैं। इस प्रकार दूसरा और तीसरा जो संशोधन है वह आर्टिकल 368 के तहत आता है, जबकि पहले प्रकार का जो संशोधन है वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं आता है। उसके बाद हम पहले प्रकार के संशोधन के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से संशोधन शामिल होते हैं। संसद के साधारण बहुमत से जो कि आर्टिकल 368 के तहत नहीं आता है। इसमें क्या होता है, नए राज्यों का प्रवेश या गठन आर्टिकल 2, राज्यों के नाम और परिवर्तन आर्टिकल 3 में संशोधन अगर करना है तो साधारण बहुमत से होगा और ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं आएगा। राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, राज्य विधान परिषद का निर्माण आर्टिकल 169 के तहत किया जाता है और इसकी समाप्ति भी आर्टिकल 169 के तहत ही की जाती है। उसके बाद दूसरी अनुसूची में अगर कोई प्रावधान बदलना है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा या इनके विशेषाधिकारों में कोई परिवर्तन करना है तो भी संसद के साधारण बहुमत से इसको बदला जा सकता है।
संसद में कोरम की संख्या कितनी होगी, अगर इसको बदलना है तब भी साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाएगा। संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते जो होते हैं, यानी MP और MLA के जो वेतन और भत्ते होते हैं, इसमें अगर बदलाव लाना है तो संसद एक साधारण बहुमत के द्वारा प्रस्ताव को पास करके बदल सकती है। संसद की कार्रवाई के जो नियम है, प्रक्रिया नियम है, उनमें अगर कोई परिवर्तन लाना है तो भी संसद साधारण बहुमत से इसको बदल सकती है। उसके बाद संसद सदस्य और उसकी समितियों के विशेषाधिकारों में अगर परिवर्तन करना है तो भी ये साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। उसके बाद कुछ जल्दी से और देख लेते हैं। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, निर्वाचन क्षेत्रों का मतलब इलेक्शन जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनका पुनर्निर्धारण, परिसीमन जिसको कहते हैं, 5वीं और 6ठी अनुसूची में अगर बदलाव लाना है और अगर केंद्र शासित प्रदेश में कोई बदलाव लाना है संविधान में तो साधारण बहुमत से इसको बदला जा सकता है। ये काफ़ी 14 फैक्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चन बन जाता है, पूछा ही जाता है, तो आपको ये याद रखने हैं। और इस वीडियो की अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, जो कि दूसरे प्रकार का संशोधन है, इससे निम्न संशोधन किए जाते हैं। मूल अधिकारों में अगर संशोधन करना है तो संसद के विशेष बहुमत के द्वारा किया जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अगर परिवर्तन करना है तो भी विशेष बहुमत से। वे सभी उपबंध जो पहली और दूसरी श्रेणी में नहीं आते हैं उनको भी अगर संशोधित करना है तो संसद के विशेष बहुमत के द्वारा। उसके बाद जो तीसरा टाइप है हमारा, संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति के द्वारा। देखो, संघीय ढांचे से संबंधित जो भी प्रावधान होते हैं, अगर उनमें कोई बदलाव लाना होता है तो क्या किया जाता है, संसद से तो पास किया जाता है विशेष बहुमत से, और आधे से अधिक यानी 1/2 प्लस स्टेट यानी आधे राज्यों की सहमति के द्वारा, आधे राज्य, ठीक है, आधे से अधिक नहीं, आधे राज्य अगर उसको सहमति दे देते हैं तो वह संशोधन मान्य हो जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखो, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, केंद्र एवं राज्य की शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय जिसमें राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची हैं, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसा हो, यानी राज्यसभा सीट उनकी किस प्रकार की हो। इस परिवर्तन को भी संसद के विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति के द्वारा ही बदला जा सकता है। उसके बाद बस ये इम्पोर्टेंट प्रावधान थे। आपको संविधान संशोधन प्रक्रिया बिल्कुल छप जाएगी अगर आप ये वीडियो 1 बार या 2 बार देखेंगे। इस प्रकार हमने जाना। ये देखो, ये वीडियो जो है हमारी लक्ष्मीकांत के सभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको कवर करती है। अगर आपने हमारी पॉलिटी की अन्य वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ ये वीडियो आपको मिल सकें। अभी तक 16, अब इस वीडियो को लगाकर 16 हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।